अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हामिद मुजफ्फर मिनहास HTV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से आपके लिए साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का तीसरा खुला खत जो उन्होंने पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर साहब को लिखा है लेकर आया हूं। तो आइए देखते हैं कि इमरान खान साहब ने क्या लिखा है इस खत में जनरल आसिम मुनीर साहब को। मैं अपनी ज़ात के लिए कोई डील या अपनी जमात के लिए किसी से कोई रियायत नहीं मांग रहा। बतौर साबिक वजीर आजम और मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी मुझे सिर्फ अपनी फौज की साख की बहाली और वतन अजीज का मफाद मकसूद है। इस अमर के बावजूद कि फौज दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रही है और रोजाना शहादतें हो रही हैं, एस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसियों के बायस अवाम और फौज के दरमियान हम आहंगी नहीं है। मैं ISPR से कहता हूं कि झूठा बयानिया ना दिया करें। बार बार ये कहना कि फौज सियासत में मुदाखलत नहीं करती कौम की अकल की तौहीन है। सोशल मीडिया के इस दौर में कोई चीज नहीं छुप सकती। मुल्क का बच्चा बच्चा वाकिफ है कि आर्मी चीफ ही इस मुल्क का निज़ाम चलाते हैं। इंतखाबात में धांधली हो या अराकीन पार्लियामेंट की खरीदो फरोख्त, अदलिया की तबाही हो या अवामी राय दही पर कदगन के काले कानून, ना सिर्फ हमारी बाशऊर कौम बल्कि आलमी बरादरी को भी मालूम है कि इसके पीछे कौन से नामालूम हाथ कार फरमा है। लिहाजा मेरी इनसे गुजारिश है कि गलत बयानी से गुरेज किया करें, क्योंकि ये सिर्फ मनहैसुल इदारा फौज की बदनामी का सबब बनती है। मैं 5 नुकात पर रोशनी डालूंगा जिसकी वजह से पाकिस्तान आज तबाही के दहाने पर खड़ा है। नंबर 1, धांधली ज़दा इंतखाबात के जरिए कौम की जानिब से मुस्तरद शुदा चेहरों को मुल्क पर मुसल्लत करना। इस्टेब्लिशमेंट की इस पॉलिसी की वजह से मुल्क का शदीद नुकसान हो रहा है। अभी चंद साल कबल तक जिनके सरे महल और मेफेयर फ्लैट जैसी बेशुमार करप्शन की दास्तानें कौम को सुनाई जा रही थी, इन्हीं के लिए पूरी रियासती मशीनरी और एजेंसीज को इस्तेमाल करके न सिर्फ कबल अज इंतखाबात बदतरीन धांधली की गई बल्कि पोलिंग डे और इसके बाद भी तारीख का सबसे बड़ा डाका डाला गया और इनको कौम पर मुसल्लत कर दिया गया। ये बयानिए बनाने की कोशिश की जाती है कि शरीफ खानदान और जद्दारी पर केसेस सियासी नौयत के थे। हालांकि हकीकत ये है कि हमारे दौर में नैब के कोई केसेस नहीं बनाए गए। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने इनकी करप्शन के सबूत इकट्ठे किए। जनरल एहतशाम जमीर और फारूक लगारी ने इनके अरबों रुपए करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग के डूज़ैर दिए थे कि ये लोग कितने करप्ट हैं। नैब तो हमारे कंट्रोल में भी नहीं था। जनरल बाजवा नैब को कंट्रोल करता था। इनके खिलाफ तमाम केसेस हमारे दौर से पहले बनाए गए। हमारे दौर में सिर्फ शहबाज शरीफ के खिलाफ मकसूद चपड़ासी वाला रमजान शुगर मिल केस बना। इस केस को भी बंद कर दिया गया है। कौम ने देखा कि इन्हीं नैब ज़दा चेहरों को डील की ड्राई क्लीन मशीन से गुजार कर दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत कर दिया गया। नैब तरामीम के जरिए NRO देने के इस अमल से मुल्की मईशत को 1100 अरब रुपए का नुकसान हुआ। इस फ्रॉड के ताने बाने मिलाएं तो तमाम कठपुतलियों की डोरियां एक ही हाथ की तरफ जाती हैं और इसका सारा नजला फौज पर गिर रहा है। नंबर 2, जमहूरियत का खात्मा। जमहूरियत इखलाकियात पर चलती है। हुकूमत के पास इखलाकी कुव्वत होती तो ही जमहूरियत चल सकती है। 30 साल लगाकर पाकिस्तान में रफ्ता रफ्ता जमहूरियत की कुछ बहाली हुई थी। अदलिया मुसलसल जद्दोजहद से खुद मुख्तार हुई थी और मीडिया कुछ आजाद हुआ था और मुल्क की बेहतरी की तरफ जा रहा था। लेकिन पहले साजिश से हमारी हुकूमत को हटाया गया, फिर ना सिर्फ एक जाली हुकूमत को मुसल्लत किया गया बल्कि इनको दोबारा मुल्क पर मुसल्लत करने के लिए आइन तोड़ा गया। इंतखाबात मुलतवी किए गए। इलेक्शन से पहले हर हरबा आजमाया गया। काजी फायज ईसा के जरिए हमारा निशान छीना गया। हमारे तरजीही उम्मीदवारों को मैदान से हटवाया गया। हत्ता के इलेक्शन कैंपेन तक नहीं करने दी गई।
ये सब करने के बावजूद जब इलेक्शन में पाकिस्तानी अवाम ने हमें 2/3 से भी ज्यादा नशिस्तों पर कामयाब किया तो फॉर्म 47 के जरिए रिजल्ट तब्दील करके सिर्फ 17 सीटें जीतने वाली पार्टी को मुल्क पर मुसल्लत कर दिया गया। और इस इंतखाबी फ्रॉड को छुपाए रखने के लिए और तहरीक इंसाफ को कुचलने की कोशिश में जमहूरियत को मुकम्मल तौर पर पांव तले रोन दिया गया है। इलेक्शन ऑडिट के खुद मुख्तार इदारे पतन की रिपोर्ट इस सिलसिले में सबकी आंखें खोलने के लिए काफी हैं कि कैसे इस मुल्क में जमहूरियत का नुकसान करके धांधली के 64 नए तरीके अपनाए गए। मीडिया पर बदतरीन कदगने लगाकर और इंसानी हकूक को पामाल करके जमहूरियत के तमाम स्तूनों को बर्बाद कर दिया गया है। लोगों को इनके नुमाइंदगान चुनने का हक नहीं है। अलगर्ज जमहूरियत के तमाम बुनियादी सतून बशमूल खुद मुख्तार अदलिया, हक आज़ादी राय, आज़ाद मीडिया और इंसानी हकूक खत्म कर दिए गए हैं। इस सब के पीछे बुनियादी तौर पर तहरीक इंसाफ को कुचलने और इलेक्शन डाके पर पर्दा डालने की कबीह कोशिश कारफरमा है। नंबर 3, तरजीहात की गलत सिमत। सारी दुनिया आगे की जानिब सफर करती है मगर हम मुखालिफ सिमत में गामजन हैं। पाकिस्तान को डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, बुनियादी ढांचे में इस्लाहात की जरूरत है जिसमें इदारों की मजबूती, कानून की हुक्मरानी, इक्तसादी तरक्की, आमदन में इजाफा, अखराजात में कमी, बढ़ती आबादी के साथ रोजगार के मौके पैदा करना, समाजी तहफ़्फ़ुज़, अमन व अमान और मुल्क में नई सरमायाकारी लाना शामिल है। इदारों की मजबूती में ही मुल्क की तरक्की का राज पोशीदा है। ये काम मुश्किल है और सिर्फ वही हुकूमत कर सकती है जिसके पास अवामी मैंडेट हो और जिसके पास इखलाकी ताकत, मॉरल अथॉरिटी हो। इस्लाहात करना एनआरओ और जाल साजी से इक़्तिदार लेने वालों के बस की बात नहीं है। यहाँ जाली पार्लियामेंट है, जाली MNAs हैं, जाली वजीर और जाली सदर है। इनका एजेंडा सिर्फ खौफो हिरास फैलाकर अपने तसल्लुत को बरकरार रखना है। मुल्क में इस्तेकाम तब आता है जब कानून की हुक्मरानी हो और जमहूर को आज़ादी हासिल हो। यहाँ तो 21वीं सदी में ये हाल है कि इंटरनेट तक बंदिश का शिकार है। IT के इस दौर में लोग न सिर्फ तालीमी व समाजी बल्कि मुआशी तौर पर भी इंटरनेट पर मुनहसर हैं। इसके मुनक़ता हो जाने से पहले से ही तबाही के दहाने पर खड़ी मईशत को मजीद जद पहुंच रही है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में हम 26वीं तरमीम के बाद सिर्फ गिनती के चंद ममालिक से आगे हैं। द इकोनॉमिस्ट के इंटेलिजेंस यूनिट के डेमोक्रेसी इंडेक्स में हम हाइब्रिड निज़ाम से आमराना इस्तबदाना निज़ाम की जानिब गामजन हैं। इसी तरह मुल्क में अमन सिर्फ तब आएगा जब अपने पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात की पॉलिसियों को बेहतर करेंगे और पाकिस्तान के मफादात को सामने रखकर पॉलिसियां बनाएंगे। हमारी अफगानिस्तान को लेकर पॉलिसी संजीदा नहीं है। इसकी वजह से हमें दहशतगर्दी के बढ़ते नासूर का सामना है। नंबर 4, हुनरमंद पाकिस्तानियों और सरमाए की मुल्क से बाहर मुंतकली। पाकिस्तान में जारी जुल्म जबर के माहौल और लाकानूनियत से अवाम शदीद मायूस है। सरमायाकार और हुनरमंद अफराद जोक दर जोक बैरून मुल्क मुंतकिल हो रहे हैं। 2 साल के अरसे में तकरीबन 17 लाख अफराद के बैरून मुल्क मुंतकिल होने से मुल्क की मईशत को अंदाजन 15 से 20 अरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। मुआशी अदम इस्तेकाम अपनी इंतहा पर है। ग्रोथ रेट 0 है और पाकिस्तान में सरमायाकारी ना होने के बराबर है। मुल्क में गुर्बत और बेरोजगारी अरूज पर है। लोग हर हाल में मुल्क से बाहर जा रहे हैं। आए रोज लोगों के डूबने की खबर आती है जिससे साबित होता है कि मुल्क में मायूसी किस कदर अरूज पर है। नंबर 5, मुल्क में इंसानी हकूक की पामालियां। मुल्क में हर जानिब फस्तायत का बाजार गर्म है। बुनियादी इंसानी हकूक की मुअत्तली और हुर्मतों की पामाली समेत वो सब कुछ हो रहा है जो मशरकी पाकिस्तान में किया गया था और सकूते डाका जैसा सानिया वकू पजीर हुआ।
8 फरवरी को एक बार फिर हमारे एहतजाज को नाकाम बनाने की कोशिश में मुल्क भर में छापे मारकर चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया। ये सिलसिला अब तक जारी है। पंजाब पुलिस शाह से ज्यादा शाह की वफादार बनकर बदमाशी पर उतरी हुई है। वजीराबाद में पुलिस ने हमारे एक कारकुन का जनाजा तक नहीं पड़ने दिया। 9 मई और 26 नवंबर जैसे सानियात में रियासत की जानिब से की जाने वाली इंसानी हकूक की संगीन पमालियों पर भी कोई एक्शन नहीं होता तो इस मुल्क में किसी को इंसाफ मिलना मुमकिन नहीं है। 9 मई और 26 नवंबर को हमारे निहत्ते जमहूरियत पसंद कारकुनान पर जुल्म और तशद्दुद की इंतहा कर दी गई। पुरअमन शहरियों पर सीधी गोलियां चलाकर शहीद किया गया। सियासी इंतकाम की आड़ में 3 साल में 1 लाख से जायद मरतबा शहरियों के घरों पर छापे मारे गए। हमारे 20,000 से जायद वर्कर्स और सपोर्टर्स को गिरफ्तार किया गया और सैकड़ों को अगवा करके तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हजारों बेगुनाह लोगों को कई माह झूठे केसेस में जेलों में रखा गया। लोगों से सियासत करने का हक छीना गया। सिविलियंस को मिलिट्री हिरासत में देकर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। बलोचिस्तान में जो इंसानी हकूक का हाल था अब पूरा मुल्क इसकी लपेट में है। मेरे केसेस के लिए पॉकेट जजेस भर्ती किए जा रहे हैं। मेरे वकला को जेल ट्रायल में जाने नहीं दिया जाता और सहाफियों को भी अपनी मन मर्जी से अंदर भेजा जाता है। ये सब इस वजह से है क्योंकि पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम के बाद निज़ाम अदल का मुकम्मल तौर पर जनाजा निकल चुका है और जिसकी लाठी इसकी भैंस का कानून चल रहा है। लोगों से जीने का हक छीना जा रहा है। इस दलदल से जब तक पाकिस्तान को नहीं निकाला जाएगा तब तक मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। मुंदरजा बाला नुकात पर गौर खोज और इनकी रोशनी में एस्टेब्लिशमेंट का अपनी पॉलिसियों को फौरी तब्दीली करना वक्त की जरूरत है ताकि बतौर इदारा फौज की बदनामी का अमल रुक सके। मुल्की खजाना लूटकर बैरूने मुल्क ढेर लगाने वाली अशरफिया का क्या है, वो तो अगली परवाज से मुल्क से निकल जाते हैं। पूरा निजाम और इसकी तवानाइयां इस टोले को बचाने पर सर्फ करने की बजाय अपनी तरजीहात दुरुस्त करने और इन 24 करोड़ पाकिस्तानियों का सोचने की जरूरत है जिनका जीना मरना पाकिस्तान में है। जाती मफादात से बालातर होकर और अपनी गलतियों से सीख कर तमाम इक़दामात और पॉलिसीज को आईनो कानून के दायरे में लाना पाकिस्तान की बका और तरक्की का वाहिद रास्ता है। सियासी और माशी इस्तेहकाम और मुल्क की सलामती के लिए नागुज़ीर है कि फौज और अवाम के दरमियान खलीज कम हो और इस बढ़ती खलीज को कम करने की सिर्फ एक ही सूरत है और वो है फौज का अपनी आईनी हदूद में वापस जाना, सियासत से खुद को अलहदा करना और अपनी मुतय्यन करदा जिम्मेदारियां पूरी करना। और ये काम फौज को खुद करना होगा वरना ये बढ़ती खलीज कौमी सलामती की इस्तिलाह में फॉल्ट लाइंस बन जाएंगी। तो नाज़रीन, आपने सुना कि इमरान खान साहब ने कितना तवील तीसरा खत लिखा है अब जनरल आसिम मुनीर साहब को। मेरी जनरल आसिम मुनीर साहब आपसे एक गुजारिश है, अल्लाह के लिए आप इसके ऊपर कोई गौर फिक्र करें। इमरान खान साहब ने आपको तीसरा खत लिखा है, प्लीज इसी में हमारे मुल्क की बका है, इसी में हमारे मुल्क की फलाह है। आप जान लें कि हमारे मुल्क में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा लीडर है और वो है इमरान खान, जो हमारे मुल्क की बेहतरी चाहता है, जो हमारे मुल्क में से लाकानूनियत खत्म करना चाहता है, जो हमारे मुल्क में लोगों के लिए इंसाफ लेकर आ सकता है, जो हमारे मुल्क में लोगों को इंसाफ दिलवा सकता है, जो हमारे मुल्क में सरमाया ला सकता है, जो हमारे मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन कर सकता है। खुदारा जनरल आसिम मुनीर साहब, आपकी मेहरबानी होगी, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। अपने मुल्क का सोचें। आप सोचते हैं सर, लेकिन जो इमरान खान साहब कह रहे हैं वो भी तो आप देखें ना, वो भी तो कुछ गलत नहीं कह रहे। वो आपको तीसरा खत उन्होंने बिला वजह तो नहीं लिखा। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे।
जनरल आसिम मुनीर साहब, माशाल्लाह आप सैयद हैं। अल्लाह ताला आपके रुतबों को और बुलंद करे। अल्लाह ताला आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बनाए। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ और आफियत वाला मामला करे। खुदारा अपने मुल्क का सोचें। कसम से इमरान खान साहब ही एक ऐसे लीडर हैं जो हमारे मुल्क का सोचते हैं। वल्लाहुल अज़ीम, मैंने किसी और हुक्मरान के मुंह से कभी भी जिंदगी में नहीं सुना कि ऐसा फील हुआ हो कि वो मुल्क का सोचता है। इमरान खान साहब हमारे मुल्क का सोचते हैं। आप प्लीज इसको देखें, आप इसके ऊपर नजर सानी करें, जरा इनके खतूत को आप एक दफा दिल से पढ़ें। आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो इस मुल्क की पेन लेने वाले हैं, वो इस मुल्क का दर्द लेने वाले हैं, वो इस अवाम का दर्द लेने वाले हैं। वो अवाम का दर्द रखते हैं अपने दिल में। और कोई हुक्मरान, कोई भी ऐसा लीडर नहीं है पाकिस्तान में जो अवाम का दर्द अपने दिल में रखता हो। जनरल साहब आप प्लीज देखें इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, आप प्लीज इसके ऊपर थोड़ा गौर फिक्र कर लें। हमारे मुल्क के अंदर जनरल साहब सिर्फ एक ही लीडर है और वो है इमरान खान। प्लीज इस बात को जान लें। आपको और कोई नहीं मिल सकता, कोई भी नहीं मिल सकता। मैं कहता हूं आपको दुनिया के इंटेलिजेंट से इंटेलिजेंट बंदे मिल जाएंगे, लेकिन इमरान खान नहीं मिलेगा। जनरल साहब, इमरान खान ही एक वाहिद लीडर है जो हमारे मुल्क को तरक्की की राहों पर गामजन कर सकता है, जो हमारे मुल्क के अंदर खुशी की लहरें ला सकता है। प्लीज खुदारा इस बात को समझे। आप इस बात को समझे कि फौज और अवाम के अंदर खलीज नहीं बढ़नी चाहिए, मोहब्बत और गहरी होनी चाहिए, बहुत गहरी से गहरी होनी चाहिए फौज और अवाम के दरमियान। अगर इसी तरह खलीज बढ़ती गई तो इसमें हमारे मुल्क का नुकसान है। जनरल साहब आप प्लीज खुदारा इस बात को समझे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आमीन आमीन। अल्लाह हमारे मुल्क के लिए बेहतरी वाले फैसले कर दे, आमीन आमीन। अल्लाह हम सब के लिए आसानियों वाले मामले कर दे, आफियत वाले मामले कर दे। पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए आसानियों और आफियत वाले मामले कर दे, आमीन आमीन। तो नाज़रीन अब तक के लिए बस इतना ही। मैं हामिद मुजफ्फर मिनहास, HTV7 उर्दू ऑस्ट्रेलिया से। मजीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।